Question number 17. Prove that 5 plus 2 under root 7 is irrational. फ्रेंड्स, ये हमारे सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमको ये प्रूव करना है दैट 5 plus 2 under root 7 is an irrational number. Let us start the solution. So हमें यहाँ पे प्रूव करना है दैट 5 plus 2 under root 7 is irrational. So to prove that, to prove that 5 plus 2 under root 7 is irrational. ओके, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसके इनवर्स से. हम एक एजम्पशन करेंगे. हम ये एज्यूम करेंगे दैट दिस नंबर, दिस गिवन एक्सप्रेशन 5 plus 2 under root 7 is a rational number. So let us assume that 5 plus 2 under root 7 is a rational number. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं हम वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे. ओके, हमने यहाँ पे एज्यूम किया है दैट 5 plus 2 under root 7 is a rational number. ऑलराइट, एंड बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड कि ये एक रैशनल नंबर है, इसको भी हम एक नॉर्मल जो हमारा एक स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करने का, दैट इज a अपॉन बी, उस फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो सकता है. सो 5 plus 2 under root 7 is equal to a upon b. सो हम जब इसे एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, सो वो एक नॉर्मल रैशनल नंबर के जैसे स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, विच इज 5 plus 2 under root 7 is equal to a upon b. बट फ्रेंड्स, लेट अस नॉट फॉरगेट, हम जब a अपॉन b के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, इन दैट केस वी हैव अ कंडीशन. द कंडीशन इज a and b are integers and b is not equal to 0. हमें ये पॉइंट नहीं मिस करना है. ऑलराइट, हम जब ऐसे एक्सप्रेशन में इसको लिख रहे हैं, इस फॉर्म में जब लेके आ रहे हैं, तो हमें ये एजम्पशन, ये हमारा जो कंडीशन है वो नहीं भूलना है. सो 5 plus 2 under root 7 is equal to a upon b. सो अब जब ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, लेट अस रीराइट इट सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर. 5 plus 2 under root 7 is equal to a upon b. This implies that, अब 5 यहाँ पे है राइट लेफ्ट हैंड साइड में और पॉजिटिव साइन है. अब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा बिकॉज ये वाला ये नंबर जो 5 है कांस्टेंट और a अपॉन बी, इसमें से कोई भी अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन नहीं है हमारा, तो हम इनको एक साथ ले जाएंगे. सो दिस वुड बिकम 2 under root 7 is equal to a upon b minus 5. प्रीवियस सम्स भी जो हमने सॉल्व किए थे, मैंने तब भी ये बात कही थी, जब भी हम साइड चेंज करते हैं हम साइन चेंज करते हैं, एंड इसको हम ट्रांसपोजिंग कहते हैं. हमने 5 की साइड चेंज करी है और हमने 5 की साइन भी चेंज कर दी है. सो नाउ द एक्सप्रेशन हैज बिकम 2 under root 7 is equal to a upon b minus 5. Let us go down further and ensure and solve this sum. अब इसको फर्दर हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. हम b को डिनोमिनेटर में ले लेंगे, एलसीएम सेम कर देंगे. सो दिस फ्रैक्शन वुड बिकम, दिस एक्सप्रेशन वुड बिकम a minus 5b upon b. ओके, 2 under root 7 is equal to a minus 5b upon b, and this is also equal to, यहाँ पे अंडर रूट 7 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाइड है, अब 2 नीचे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा. सो दिस इज a minus 5b upon b. Okay, so let us now understand some point.
हमें प्रूव करना है कि 5 + 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, हमने एज्यूम किया दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर, एंड बिकॉज इट इज़ अ रैशनल नंबर हम उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉन जीरो. हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं. हमें फाइनली जो ये एक्सप्रेशन मिल रहा है दैट इज √7 इज इक्वल टू a - 5b अपॉन 2b. ओके, ये वाला 2 जो यहाँ मल्टीप्लाइड था वो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया. मीनिंग देयर बाई व्हेन RHS इज अ रैशनल नंबर, हमने a/b को रैशनल नंबर माना हुआ है, उसे एक्सप्रेस किया हुआ है, तो LHS भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए. बट LHS में वी हैव √7 and we know that √7 is an irrational number. So LHS here is not equal to RHS. LHS जो है √7 is an irrational number, but the RHS, this expression a - 5b upon 2b is a rational number. So जो ये हमारा assumption है वो false है, and 5 + 2 √7 is a rational number. ये यहाँ prove होता है. Let us write this and conclude the sum. Here RHS is a - 5b upon 2b, which is a rational number. And LHS is √7, which is irrational number. Therefore, and because it is irrational, we can say that LHS is not equal to RHS, and therefore ये हमारा जो assumption है कि ये रैशनल नंबर है, ये हो गया है false. हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि ये false है. सो अगर अब वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो irrational नंबर है. Therefore 5 + 2 √7 is an irrational number. 5 + 2 √7 is an irrational number. Okay, and this is hence proved. Okay, so after this sum, let us go to the next sum, sum number 18. Question number 18. Find the zeros of the quadratic polynomial 6x square minus 13x plus 6. So let us solve this equation. पहले हम इस equation को हमारे quadratic polynomial के standard form में express करते हैं, which is 6x square minus 13x plus 6 is equal to 0. हमें इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, x की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं. इसके लिए हम यहाँ पे इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. ओके, हमारे पास फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट है 6, लास्ट टर्म में कांस्टेंट है 6, एंड 6 का मल्टीप्लिकेशन होता है 36. हमें -13 को ऐसे स्प्लिट करना है दो टर्म्स में कि उन दो टर्म्स का एडिशन -13 आए और उनका मल्टीप्लिकेशन 36 हो. ओके, सो लेट अस डू दैट. So this can be rewritten as 6x square minus 9x minus 4x plus 6 is equal to 0. See friends, minus 9x minus 4x is minus 13x. Minus 9 into minus 4 is 36. हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, हम इसमें से एक कॉमन जो टर्म्स होंगे वो ले लेंगे, और जो ये थर्ड और फोर्थ टर्म है हम इसमें से कॉमन टर्म्स बाहर ले लेंगे. सो 6x स्क्वायर माइनस 9x, इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं 3x. 3x बाहर लेने के बाद मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म में बचेगा 2x माइनस 3
एंड यहाँ पे 4x प्लस 6, यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा -2, सो दिस इज 2x। अब बिकॉज यहाँ माइनस बाहर आ चुका है तो यहाँ पे जो +6 है वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, सो द इक्वेशन के, इस इक्वेशन के जो दो फैक्टर्स हैं वो हैं 3x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं इस इक्वेशन के, पर हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। सो हम हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे। सो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे सेकेंड फैक्टर है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 2 एंड 2x is equal to 3. So x is equal to 2 upon 3 and x is equal to 3 upon 2. ये हमारे आंसर हैं। So the zeros of the quadratic polynomial 6x square minus 13x plus 6 are 2 upon 3 and 3 upon 2. Let us write the answer and conclude the question. Therefore द जीरोस को रूट्स भी कहा जाता है। द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 are 2 upon 3 and 3 upon 2. This is our answer. Okay? Let us go to the next sum now. Question number 19. Verify whether pair of linear equations 4 upon 3x plus 2y is equal to 8 and 2x plus 3y is equal to 12 is consistent or not. So we are given pair of two linear equations. Linear equation 1 which is 4 upon 3x plus 2y is equal to 8 and linear equation 2 that is 2x plus 3y is equal to 12, and we have to find whether the linear equations are consistent or not. So let us start the solution. So equation 1 is 4 upon 3x plus 2y is equal to 8 and equation 2 is 2x plus 3y is equal to 12. ओके, हम कंसिस्टेंट अगर इक्वेशन होती है तो उसकी क्या कंडीशन है वो भी देखते हैं, बट बिफोर दैट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज 4x प्लस, यहाँ पे हम 3 का एलसीएम ले लेंगे, प्लस 6y इज इक्वल टू, एंड ये 3 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, सो इट वुड बिकम, यहाँ डिवीजन है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एंड दिस वुड बिकम 24 एंड दिस इज 2x plus 3y is equal to 12. Now for equations to be consistent we have a condition. What is that condition? Let us write it over here. For the equations to be consistent, the condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट करेंगे, सारे ही जो हमारे टर्म्स हैं सब पॉजिटिव हैं, ओके। सो हमें अब सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट्स और कॉन्स्टेंट्स को लिखकर चेक करना है कि ये तीनों ही एक्सप्रेशंस a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल हैं कि नहीं हैं। लेट अस डू दैट। a1 में यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे a1 की वैल्यू है 4 upon a2 that is 2, okay। a1 upon a2, a1 upon a2 is equal to 4 upon
2 which is equal to 2. B1 upon B2 is equal to 6 upon 3 which is equal to again 2, and C1 upon C2 is equal to 24 upon 12 again which is equal to 2. So friends, A1 upon A2 is 2, B1 upon B2 is 2 and C1 upon C2 is also 2. So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों ही इक्वेशंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं. सो विच मीन्स दैट दोनों ही इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं. बट अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो उसका क्या कंक्लूजन निकालना है हम वो भी देखते हैं आगे. द इक्वेशंस, द गिवन इक्वेशंस satisfy the condition that A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Therefore, the given pair of equations are consistent. Therefore, the given pair of equations are consistent. They have infinite solutions. Okay, हमने प्रूव कर दिया that equations are consistent, and because they are consistent they have infinite solutions, and hence this is proved. Now this sum has come with an option. Let us look at the option also. जो हमारे पास इसमें और में सम है हम वो भी सॉल्व करते हैं. Let us go to that sum now. So the question in option of the previous question in question number 19 is solve the pair of equations by substitution method. X plus y is equal to 4 and 2x plus 8y is equal to 3. So the given equations are x plus y is equal to 4 and the second equation is 2x is equal to 8 plus 3y. अब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, जिसको मैं लिख सकता हूँ वैसे x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई. वाई को मैंने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में और साइन चेंज हो गई. और हम आगे इसको सॉल्व करें उससे पहले हम जो सेकेंड इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं. जब हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं दोनों वेरिएबल वाले टर्म एक साइड रहते हैं और कांस्टेंट अदर साइड रहता है. सो दिस विल बिकम 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था. सो सी फ्रेंड्स, हमारे पास अब हमें सम को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से. हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू क्या निकाली इन टर्म्स ऑफ y? इट इज 4 माइनस वाई. x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई. और अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है जहाँ पे यहाँ पे x है हम वहाँ पे 4 माइनस वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग x equals to 4 minus y in second equation. ओके हम सेकेंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो लेट अस डू दैट. सो दिस विल बिकम 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 8. ओके, एक्स की जगह पे क्या आ गया? 4 माइनस वाई. लेट अस
solve this equation. So 2 4s are 8 minus 2y minus 3y is equal to 8. Okay, so this is minus 5y is equal to 8 minus 8 is 0, and therefore y is equal to 0. ये मिल गया हमको, y is 0. अब हमने जो ये ऊपर इक्वेशन लिखी है x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, वहाँ पे हम y की वैल्यू को प्लेस कर देंगे. सो हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं. पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग y is equal to 0 in x equals to 4 minus y, which is precisely our first equation. So x is equal to 4 minus 0 and therefore x is equal to 4. So हमने अब ये वाला पार्ट भी फाइंड आउट कर लिया. So the equation given to us is x plus y is equal to 4 and 2x is equal to 8 plus 3y. Here we have found out that through substitution method. हमने ये मेथड को यूज किया है that x is equal to 4 and y is equal to 0. So let us write the answers over here and conclude the sum. For equations x plus y is equal to 4 and 2x is equal to 8 plus 3y, x is equal to 4 and y is equal to 0, and this is the answer. Let us go to the next sum now. Question number 20. If P, Q and R are interior angles of a triangle PQR, then show that sec into P plus Q upon 2 is equal to cosec R upon 2. फ्रेंड्स, इस सम को हम सॉल्व करने के लिए LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करेंगे. ओके, सो द गिवन इक्वेशन इज टू प्रूव that sec into P plus Q upon 2 is equal to cosec R upon 2. ओके, ये LHS है और ये RHS है. हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे. ओके, but before we do that, let us understand a point. We are given that there is a triangle with 3 angles P, Q and R as their interior angles. Okay, so as P, Q and R are the interior angles of the triangle therefore angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree. Why? Because of angle sum property. ओके, नाउ P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180. अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, P प्लस Q एक साइड है और R एक तरफ है. सो लेट अस वी कैन ऑल्सो राइट इट एज एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल R. नाउ लेट अस गो फॉर द LHS साइड. सो LHS is given to us as sec P plus Q upon
2. So now LHS is sec P plus Q upon 2 and P plus Q is 180 minus R. तो यहाँ पे जो P plus Q है मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा 180 minus R से. So this is equal to sec 180 minus R upon 2. Okay, so sec 180 minus R upon 2. This can be further written as sec 180 upon 2 minus R upon 2. This is equal to sec 90 minus R upon 2. सो हमारे पास LHS फाइनली सिंप्लीफाई होके आ रहा है sec 90 माइनस R अपॉन 2 विच इज इक्वल टू कोसेक R अपॉन 2. कोसेक R अपॉन 2. एंड सी हियर फ्रेंड्स, हमारा RHS है कोसेक R अपॉन 2. हमें वही प्रूव करना है. सो हमने ये फाइनली प्रूव कर दिया दैट LHS इज इक्वल टू RHS. हमने स्टार्ट कहाँ से किया? हमने LHS से स्टार्ट किया एंड देन वी हैव फाउंड दैट LHS को सिंप्लीफाई करने पे हमें कोसेक R अपॉन 2 मिल रहा है विच इज एक्चुअली द RHS. देयरफॉर LHS is equal to RHS and we may say that sec P plus Q upon 2 is equal to cosec R upon 2, hence proved. Let us now take the next sum. Question number 21. If 2 sin theta plus cos theta is equal to 2, find tan theta and cos theta is not equal to 0. ओके, सो हमें यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड्स. और हमें दिया हुआ क्या है? गिवन दैट 2 sin theta plus cos theta is equal to 2. Okay, so इस इक्वेशन को I can write it in this way. Cos theta is equal to 2 minus 2 sin theta. Cos theta is equal to 2 minus 2 sin theta. Okay, now इस tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर करूंगा. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. ओके, अब मुझे क्या मिलेगा? cos थीटा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 minus 2 sin theta. So a minus b whole square. So this is a square, that is 4 minus 2ab. 2ab into 2 into 2 sin theta plus b square, that is 4 sin square theta. Okay, can be written as 1 minus sin square theta is equal to 4 minus 8 sin theta plus 4 sin square theta. ओके, हमने यहाँ पे क्या किया? cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, और यहाँ पे जो एक्सपांडेड फॉर्म है उसको और थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया है यहाँ पे. सो इन दिस स्टेप वी विल सॉल्व द इक्वेशन एंड सी. सो 0 इज इक्वल टू, अभी साइन स्क्वायर थीटा वी हैव 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम 5 साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा का एक ही टर्म है -8 साइन थीटा एज इट इज, and 4 minus 1, that is positive 3. Before we simplify this equation further,
let us write it in the standard form. So this is equal to 5 sine square theta minus 8 sine theta plus 3 is equal to 0. अब हम यहाँ पे -8 साइन थीटा को स्प्लिट करेंगे, ओके, एंड देन वी विल फाइंड द फैक्टर्स. सो 5 साइन स्क्वायर थीटा एंड -8 साइन थीटा, इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम? लेट अस सी दैट. -5 साइन थीटा -3 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, इन दोनों टर्म्स में से मैं 5 साइन थीटा कॉमन निकाल लेता हूं. सो 5 साइन थीटा यहाँ कॉमन हो गया. ओके, सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा -1 एंड यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा. सो दिस इज साइन थीटा. अब बाहर माइनस की साइन रहने दी है तो यहाँ अंदर भी ये माइनस हो जाएगा और 3 कॉमन बाहर आ चुका है तो ये 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0. ओके, सो नाउ वी हैव 2 फैक्टर्स, 5 साइन थीटा -3 एंड साइन थीटा -1 is equal to 0. Okay, so sin theta is equal to 3/5 and sin theta is equal to 1. So if sin theta is 3/5, tan theta अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड इफ साइन थीटा इज 1, टेन थीटा इज अनडिफाइंड और इन्फिनिटी. ओके, सो आवर आंसर इज टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी. देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड दिस इज द आंसर. Let us take the next sum, and the next sum is an option in this sum. Let us take sum number 21 again, given in option. Sum number 21, if 2 tan square 45 plus x minus sin square 60 is equal to 2, find the value of x. So हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है. Given that 2 tan square 45 plus x minus sin square 60 is equal to 2 and we have to find x. Okay, so इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमें याद होना चाहिए कि tan 45 और sin 60 की वैल्यू क्या है. सो वी नो दैट tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2. बस हमें यही वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस कर देनी है और उसको 2 से इक्वेट कर देना है. विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सो 2 into tan 45, that is 1 square plus x as it is minus sin square 60. So √3/2 square is equal to 2. So this is 1 square is 1. So this is 2 plus x minus √3 into √3 is 3/4. So this is 3/4 is equal to 2. ओके, सो अब यहाँ पे क्या होगा, x इस तरफ है, हम x को इसी तरफ रहने देंगे और बाकी सारे टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे. सो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3/4 माइनस 2, दिस इज कैंसल एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/4 एंड दिस इज द आंसर.
ओके, हमें x की वैल्यू मिल गई 3/4 से। सो फ्रेंड्स, हमने वो फाइंड आउट कैसे किया, हमारा ये सम सिंप्लीफाइड इसलिए हो गया था बिकॉज हमें tan 45 और sin 60 की वैल्यूज़ याद हैं। सो हमें इन रेशियोज़ की वैल्यूज़ याद रखनी है। लेट अस नाउ टेक द नेक्स्ट सम। Question number 22, as shown in the figure, in this figure, okay, as shown in the figure, a quadrilateral PQRS is drawn to circumscribe a circle। यहाँ पे ये सर्कल हमको दिया हुआ है और PQRS उसको circumscribe करता है। We have to prove that PQ plus RS is equal to QR plus PS. Okay, so we are given a quadrilateral circumscribing a circle. Given a quadrilateral PQRS that circumscribes a circle. Circumscribes the circle, and we have to prove that PQ plus RS is equal to QR plus PS. Then this is to prove. फ्रेंड्स, इस पूरे प्रूफ में हम एक जो हमारा प्रिंसिपल है ज्योमेट्री का या सर्कल्स का या टेंजेंट्स को, उसको यूज़ करेंगे। दैट टेंजेंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, आर इक्वल इन लेंथ। ओके, हम पहले ले लेते हैं पी क्यू प्लस आर एस, दैट इज एल एच एस को। ओके, एल एच एस जो कि है पी क्यू प्लस आर एस। ओके, पी क्यू क्या है, ये है। ओके, एंड आर एस, लेट अस राइट दैट। सो पी क्यू इज इक्वल टू पी ए प्लस ए क्यू। दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस ए क्यू प्लस आर एस ये रहा आर सी प्लस सी एस, प्लस सी एस। ओके, पी क्यू को मैंने एक्सपांड कर दिया, पी ए प्लस ए क्यू कर दिया, आर एस को मैंने एक्सपांड कर दिया, आर सी प्लस सी एस कर दिया। ओके, लेट अस गो अहेड। अब वैसे ही हम यहाँ पे आर एच एस ले लेंगे। आर एच एस हमारे को दिया हुआ है, आर एच एस इज इक्वल टू क्यू आर प्लस पी एस। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू आर कहाँ है, ये रहा, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू डी प्लस डी आर, क्यू डी प्लस डी आर प्लस पी एस इज दिस पी बी प्लस बी एस, पी बी प्लस बी एस। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया है। बट बिफोर वी गो एंड प्रूव इट फर्दर, हमें कुछ पॉइंट यहाँ पर नोटिस करने हैं। जैसे कि P से, इस पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, PB एंड PA। Q से दो टेंजेंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, QA एंड QD। R से दो टेंजेंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, RD एंड RC। एंड S से दो टेंजेंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, SB एंड SC। सो ये सभी टेंजेंट्स जो एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो एक दूसरे से इक्वल होंगे। सो लेट अस राइट दैट एंड देन रिप्लेस द पार्ट्स विच आर इक्वल टू गेट द इक्वेशन प्रूव्ड। ओके, सो वी कैन also conclude that PA is equal to PB, PA is equal to PB, QA is equal to QD, RD
is equal to RC and SC is equal to SB. ओके, इन सब का एक ही कॉमन रीजन है, और वो रीजन क्या है? टेंजेंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल. टेंजेंट्स that originate from same point are equal. ओके, सो ये सारे टेंजेंट्स इक्वल हो जाएंगे. नाउ हमें अब इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है. ओके, लेट अस डू दैट नाउ. नाउ विद दिस इन माई माइंड, लेट अस सी माई एलिमेंट्स ऑफ राइट हैंड साइड. मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या है? इन राइट हैंड साइड what I have is QD plus DR plus PB plus BS. Okay, so from here I can say that QD is equal to QA, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया QA. Okay, DR यानी RD is equal to RC, so I will put it as RC over here plus PB is equal to PA plus BS और SB is equal to SC और CS. ओके, सो QA प्लस RC प्लस PA प्लस SC, ये आ गया हमारे पास RHS. नाउ इफ यू सी LHS जो हमारे पास आ रहा है और जो RHS अब हमने फाइंड आउट किया है, वो दोनों इक्वल हैं, एलिमेंट्स भी सेम है. ओके, सो नाउ वी कैन से दैट, और अब जब ये दोनों सेम है तो उनका एडिशन भी सेम हो जाएगा. हमने PQ को स्प्लिट करके लिखा था PA प्लस AQ, सो दिस इज PA एंड QA, ये दोनों हमारा बन गया PQ. RS को हमने स्प्लिट किया था, RC प्लस CS किया था, सो RC प्लस CS. सो नाउ विद दिस वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS एंड देयरफॉर PQ प्लस RS इज इक्वल टू QR प्लस PS. PQ प्लस RS इज इक्वल टू QR प्लस PS. So therefore LHS is equal to RHS, and we may say that we conclude that PQ plus RS is equal to QR plus PS, and this is proved. Okay, let us now go to the next sum. Question number 22. Yes, this question is an option for the previous question. The question is, two concentric circles are of radii 29 centimeter and 21 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ओके फ्रेंड्स, इस सम को समझने के लिए हमारा पहला स्टेप रहेगा कि हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड देन गो अहेड फॉर सॉल्विंग द सम. फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ओके, जो फर्स्ट सर्कल है, इनर सर्कल है, उसका डायमीटर रेडियस 21 सेंटीमीटर है. आउटर सर्कल, द बिगर सर्कल, इट हैज़ द रेडियस ऑफ 29 सेंटीमीटर. ओके, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि AB विच टचेज द स्मॉलर सर्कल. वो यहाँ पे C पे टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को, सो हमें AB का लेंथ फाइंड करना है. सो अब C को टच कर रहा है, सो यू कैन सी दैट OC जो है वो रेडियस है स्मॉलर सर्कल का, और पॉइंट C पे टेंजेंट बन रहा है AB का, सो OC इज परपेंडिकुलर टू AB. Okay, let us start the sum. Given two concentric circles
with radii 29 centimeter and 21 centimeter. With respect to the diagram that we have drawn for the question, we have to find the length of AB. To find the length of AB. Okay, so अब हम ये जानते हैं that OC is perpendicular to AB. Okay, OC is perpendicular to AB because OC is the radius, AB is the tangent, so OC is perpendicular to AB. Now in triangle OCA, in triangle OCA, OA is equal to 29 centimeter and OC is equal to 21 centimeter. Okay, and this is a right angle triangle. हमने कौन सा triangle लिया है? OCA. OCA is a triangle. So because वो एक right angle triangle है, we can say that OA square is equal to OC square plus AC square. Okay, and this is because Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. सो लेट अस नाउ सिंप्लीफाई दिस और हम इससे AC फाइंड कर लेंगे. ओके, सो OA square is the square of hypotenuse, that is 29 square, is equal to OC. OC square is 21 square, square of 21 plus AC square. So this is equal to 29 square is 841 is equal to 21 square is 441 plus AC square. Okay, so this can be written as, this implies that 841 minus 441 is equal to 400 is equal to AC square. AC square is equal to 400 and therefore AC is equal to 20 centimeter. ओके, AC 20 सेंटीमीटर है. नाउ ये ट्राइंगल OCA और OCB दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं. ओके, सो जब AC इज 20 सेंटीमीटर तो BC भी 20 सेंटीमीटर होगा. सो AB इज इक्वल टू AC प्लस BC. ओके, एंड बिकॉज लेट अस सो सॉल्व दिस सम एज AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर BC is also equal to 20 सेंटीमीटर. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. ओके, और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों है? बिकॉज ऑफ RHS थ्योरम. ओके, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड. राइट एंगल है दोनों यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज दोनों के सेम है एंड वन साइड जो कॉमन है उसकी लेंथ तो सेम ही रहने वाली है. सो AC इज 20 सेंटीमीटर एंड BC इज 20 सेंटीमीटर. नाउ AB इज इक्वल टू AC प्लस BC. So this is equal to 20 plus 20 which is equal to 40 centimeter and therefore AB, the chord of
larger circle that touches the small circle that touches the smaller circle is 40 centimeter in length, and this is the answer. Let us take the next sum now. Sum number 23. For the following grouped frequency distribution, find the mode. Class 10 to 25, frequency 2. Class 25 to 40, frequency is 3. Class 40 to 50, frequency is 7. Class 55 to 70, frequency is 6. And the class 70 to 85, frequency is 6. So friends, हमें यहाँ पे जो frequency distribution हमें दिया हुआ है, grouped frequency distribution, हमें यहाँ पे mode find करना है. Okay, so to find mode. ओके, सो पहले हम यहाँ पे हमारी मॉडल क्लास फाइंड करेंगे, और मॉडल क्लास कौन सी होगी? वो वाली क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 66 है और यहाँ पे 6 है. सो जो ये हमारी 40 to 50 की जो क्लास है वो हमारी मॉडल क्लास बनेगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. मतलब जो मोड होगा वो इस क्लास इंटरवल में से हमको मिलने वाला है. सो द क्लास 40 to 55 is model class as it has the highest frequency. ओके, अब हमने ये तो पता कर लिया कि मॉडल क्लास कौन सी है. अब हमें फाइंड करना है मोड, और मोड फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, और फॉर्मूला में जो जो एलिमेंट्स है हमें वो इस टेबल में से ऑब्टेन करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है और मोड फाइंड करना है. इट इज एज सिंपल एज दैट. लेट अस नाउ गो टू द फॉर्मूला. मोड इज इक्वल टू L प्लस into bracket f1 minus f0 upon 2 into f1 minus f0 minus f2 into h. ये हमारे पास फॉर्मूला है, और अब हम ईच एंड एवरी एलिमेंट को यहाँ पे नोट करेंगे, क्या है वो समझेंगे, एंड देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड फ्रॉम द सम. यहाँ पे जो ये L दिया गया है दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी 40 to 50. 40 हमारा इसका L बनेगा. सो L हियर इज इक्वल टू 40. L इज इक्वल टू लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 40. ये आ गया लोअर लिमिट. F1 is the frequency of the model class. Model class की frequency क्या है? 7. So F1 frequency of model class is equal to 7. F0 यानी the class preceding the model class. ये वाली क्लास प्रिसीड कर रही है उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी है 3. सो दैट इज F0. फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीडिंग क्लास. मैं प्रिसीडिंग क्लास टू द मॉडल क्लास ही है वो, दैट इज एम्प्लाइड. सो आई जस्ट राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीडिंग क्लास.
and this is equal to the frequency of the preceding class is 3. So we'll write that. ओके अब F1 आ गया, F0 आ गया, L आ गया, अब हमें चाहिए F2. F2 क्या है? जब F1 is frequency of model class, F0 है frequency of preceding class, very obviously F2 is the frequency of succeeding class. Frequency of succeeding class. Let us see what is a succeeding class after this और उसकी frequency क्या है. हमारी मॉडल क्लास है ये, सक्सीडिंग क्लास है 55 to 70 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 6. सो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हुआ ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, दैट इज F2 विच इज 6. H रह जाता है, H इज क्लास साइज. और क्लास साइज कैसे मिलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो क्लास साइज होगा. सो 55 minus 40 is equal to 15 is the class size. सो फ्रेंड्स अब सारे एलिमेंट्स हमारे पास रेडी हैं. L मिल गया, F1 है, F0 है, F2 है और H है. हमें अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में प्लेस करना है और मोड की वैल्यू फाइंड करनी है. सो मोड इज इक्वल टू L is 40 plus F1 is 7 minus F0 is 3. 7 minus 3 upon 2 into F1. 2 into F1 is 14 minus F0 is 3 minus F2 is 6 into H, that is 15. Okay, so this is equal to 40 plus 7 minus 3 is 4, 14 minus 3 is 11, minus 6 is 5 into 15, 5 3s are 15 and 4 3s are 12. So mode is equal to 40 plus 12, which is equal to 52. Okay, so let us write the answer and conclude the sum. Therefore, mode of the given grouped frequency distribution is 52 and this is the answer. Let us take the next sum now. Question number 24. Salma and Mona are friends. What is the probability that both will have 1. different birthdays and 2. the same birthday in the year 2019? यहाँ पे 2019 देने का specific reason ये है that they're telling us it's not a leap year. Okay, so हम यहाँ पे first जो हमारा case है that they have different birthdays, let us assume that to be the event E. So Salma and Mona having different birthdays is event E. सो हमने जो फर्स्ट है उसको डिनोट कर दिया इवेंट ई से. ओके, एंड सेकेंड सलमा एंड मोना हैविंग सेम बर्थडे. सलमा एंड मोना
and Mona having same birthdays in 2019 is event E dash. ओके, हमें फाइंड क्या करना है? पी ई एंड पी ई डैश टू फाइंड probability of event E and probability of event PE dash. ओके, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे PE dash से. ओके, एंड वन मोर थिंग बिफोर वी डू दिस, PE एंड PE dash दोनों का अगर एडिशन होगा तो वो होगा 1. also PE plus PE dash is equal to 1. ओके, सो जो भी ये वाला जो अगर प्रोबेबिलिटी जो भी E की होती है, लाइक दे हैविंग द बर्थडेज ऑन डिफरेंट डेट्स, जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, और जो PE डैश की प्रोबेबिलिटी यानी सलमा एंड मोना हैविंग बर्थडेज ऑन द सेम डे इन 2019, जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, उन दोनों का एडिशन 1 आएगा. सो टू स्टार्ट दिस we'll take up PE dash first. PE dash. So there is one day in the year जब उन दोनों का बर्थडे सेम डे पे आ रहा है. ओके, सलमा एंड मोना हैविंग सेम बर्थडेज इन 2019. सो वी आउट ऑफ द एंटायर ईयर ऑफ 365 डेज. ओके, सो पॉसिबल आउटकम्स क्यों हो गए? ऑल पॉसिबल आउटकम्स 365. एंड दे हैव द बर्थडेज ऑन सेम डे. सो ऐसा इवेंट सिर्फ 1 ही डे हो सकता है. इट कैन हैपन जस्ट 1 डे इन द ईयर. सो फेवरेबल आउटकम इज 1. ओके, सो नंबर ऑफ डेज in the year is equal to 365. Number of days when they have same birthday, it can be 1. So number of days when Salma and Mona have same birthday in 2019 is equal to only 1. There can be just 1 day जब दोनों अपना बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करते हैं. ओके, सो जो नंबर ऑफ डेज इन द ईयर है, ये हमारे लिए ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए. सो एनी 1 डे ऑफ द एंटायर ईयर इज अ डे व्हेन दे बोथ सेलिब्रेट द बर्थडेज टुगेदर. सो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 365 डेज एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज जस्ट 1 डे. सिर्फ 1 ही डे ऐसा होगा जब दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट साथ में होगा. सो PE डैश इज इक्वल टू number of favorable outcome upon all possible outcomes. So this is equal to 1 upon 365 and this is PE dash. यानी सेकेंड पार्ट का आंसर मिल गया हमको 1 upon 365. Now let us find PE. So we'll go to the first part, finding PE. Okay, we know that PE plus PE dash is equal to 1. So PE plus PE dash, that is 1 upon 365,
is equal to 1. So PE is equal to 1 minus 1 upon 365, and this is equal to 364 upon 365. ये आंसर आ गया. सो जब सिर्फ 1 ही डे ऐसा पॉसिबल है कि उन दोनों का बर्थडे साथ में आएगा, so what is the possibility of they not having the same birthdays? That is 1 minus the number of days. 365 minus number of days, that is 364 upon 365. Okay, so let us write the answer and conclude the question. So Salma and Mona having different birthday is equal to 364 upon 365. Answer. Salma and Mona having different birthdays which is denoted by PE is equal to 364 upon 365. And number 2, Salma and Mona having same birthday in the year 2019, denoted by PE dash is equal to 1 upon 365. Okay, so this is the answer. Okay, let us take the next sum now. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज. और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है. और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें. फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड. Question number 25. Yes, so friends, this sum is in the option of the previous sum. The question is, find the roots of quadratic equation under root 2x square plus 7x plus 5 under root 2 is equal to 0 by the method of factorization. So we are here given a equation, a quadratic equation. The highest power of the variable here x is 2, and we are supposed to be factorizing it and find the roots. So let us write what is given to us and start solving the sum now. Given quadratic equation under root 2 x square plus 7x plus 5 under root 2 is equal to 0. So हम इसको फैक्टराइज करने जाएं उससे पहले हमको दो चीज़ें एसरटेन करनी है. सी, हमें यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है जो कि 7x है, और उसको स्प्लिट इस तरह से करना है कि जो दो टर्म्स में हम स्प्लिट करेंगे उसका एडिशन 7 होना चाहिए. For once, we'll not talk about the variable over here, we'll only talk about the constant, coefficient of x, that is 7. So हम जिस तरह से इसको स्प्लिट करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि उसका एडिशन 7 आना चाहिए. Now there is one more condition. The first term over here is under root 2x square and the last term is 5 under root 2. So if we do not consider the variables, so we have first term as under root 2 and the third term as 5 under root 2, और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 5 into 2
विच इज़ इक्वल टू 10. ओके, सो हमें मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन आना चाहिए 7. एडिशन हैज़ टू बी 7 and the product of the two numbers has to be 10. प्रोडक्ट मतलब हम जिस तरह से 7x को स्प्लिट करेंगे विद हेल्प ऑफ टू टर्म्स, उन दो टर्म्स जिसमें हम इसको स्प्लिट करेंगे उसका प्रोडक्ट आना चाहिए 10. वाई? बिकॉज दिस इज 10 एंड एडिशन सम आना चाहिए 7. सो लेट अस अप्रोच दिस सम with this thing in our mind and find the roots of the quadratic equation. So we'll write the equation first again and then start to factorize it. So this is under root 2x square plus 7x plus 5 under root 2 is equal to 0. Okay, and हमें यहाँ पे 7x को स्प्लिट करना है जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है. सो दिस वुड बिकम अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 7x को स्प्लिट किया है एंड वी हैव मेड इट 2x एंड 5x. आप देख सकते हैं 2 इंटू 5 प्रोडक्ट मेरे को मिलता है 10 एंड 2 प्लस 5 7, सम मुझे मिल रहा है 7. सो ये जो मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है वो मेरी ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है एंड आई विल गो अहेड एंड फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अब क्या होगा, ये दो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स में से मैं कुछ एक कॉमन फैक्टर निकाल लूँगा. ओके, एंड थर्ड और फोर्थ में से मैं कुछ एक कॉमन फैक्टर निकाल लूँगा और उसके बाद हम इसके रूट्स निकालेंगे. सी, यहाँ पे है अंडर रूट 2x स्क्वायर एंड 2x. सो पहले हम यहाँ पे x तो लिख ही देंगे. वाई? बिकॉज x स्क्वायर और x यहाँ पे अंडर रूट 2 एंड 2. सी, वी कैन राइट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी अंडर रूट 2 है तो मैं यहाँ पे बहुत ईजीली अंडर रूट 2 को कॉमन ले सकता हूँ. ओके, अब जब मैंने यहाँ पे अंडर रूट 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, सो सिर्फ अंदर रह गया x. ओके, प्लस 2 को मैंने स्प्लिट किया अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 में, और एक अंडर रूट 2 में बाहर लेके आ गया तो दूसरा जो है वो अंदर ही रह जाएगा. दिस विल बिकम अंडर रूट 2 और ये वाला x ऑलरेडी बाहर आ गया. मेरा ये फैक्टर क्लियर हो गया. अब मैं जाता हूँ थर्ड और फोर्थ टर्म पे. यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 5 कॉमन है, x कॉमन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया. अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. मैंने थर्ड और फोर्थ टर्म में से भी जो कॉमन टर्म बाहर निकाला था निकाल लिया. नाउ आई कैन राइट द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन. द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन आर अंडर रूट 2x प्लस 5 एंड x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. अब ये दो फैक्टर्स मिल गए हैं, रूट्स नहीं मिले हैं. रूट्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ही 0 से इक्वेट कर दूंगा. सो दिस वुड बिकम अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वुड बिकम x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस. अंडर रूट 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन अंडर रूट 2. मैं अंडर रूट 2 को डिनोमिनेटर में नहीं रख सकता हूँ तो मैं इस एक्सप्रेशन को या इस फ्रैक्शन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा एंड दिस वुड बिकम x इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 अपॉन 2. मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो न्यूमरेटर में अंडर रूट 2 आ गया और डिनोमिनेटर में से अंडर रूट रिमूव हो गया एंड यहाँ पे x is equal to minus under root 2. So friends, यहाँ पे since x is equal to minus under root 2, this is an imaginary number. ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, सो हमारा सॉल्यूशन सिर्फ ये बनेगा. ओके, लेट अस राइट दिस एंड कंक्लूड द सम. सो
The root for the quadratic equation under root 2x square plus 7x plus 5 under root 2 is equal to 0 is equal to x is equal to minus 5 under root 2 upon 2. The root for the quadratic equation under root 2 x square plus 7x plus 5 under root 2 is equal to 0 is minus 5 under root 2 upon 2, and this is the answer. Let us take the next sum now. Question number 26. In the given figure, if PQ is parallel to BC, then find AB. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको ये डायग्राम फिगर दिया हुआ है जिसमें एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, such that PQ is drawn parallel to BC. We are given the measure of PB, AQ and QC, और हमें फाइंड करना है AB. ऑलराइट, सो दिस इज़ अ वेरी प्लेन एंड सिंपल और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. इसमें स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन होगा हमारी थियरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम का. सो वी आर गिवन triangle ABC, okay, and PQ is drawn parallel to BC such that PB is equal to 7.2 centimeter, AQ is equal to 1.8 centimeter, and QC is equal to 5.4 centimeter, and we are supposed to find AB. To find AB, okay, now we know that AB जो यहाँ पे दिया हुआ है that is equal to AP plus PB. okay, so AB is equal to AP प्लस PB. ओके, ये हमने पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया. जो गिवन है, क्या फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है वो ले लिया है. नाउ विल स्टार्ट एंड अप्रोच द क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस. ओके, नाउ जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये सम बहुत डायरेक्ट और सिंपल सम है. इसमें स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम का. वो कैसे, लेट अस सी दैट. अकॉर्डिंग to the basic proportionality theorem, okay, AP upon PB is equal to AQ upon QC. ओके, AP हमारे पास नहीं दिया हुआ है, सो देयरफॉर AP एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे. PB हमारे पास है, PB इज़ 7.2 सेंटीमीटर is equal to AQ. AQ is 1.8 centimeter and QC is equal to 5.4 centimeter. This implies that AP is equal to 1.8 into 7.2 upon 5.4. Let us solve this and find the length of AP. और AP का जो लेंथ मिल जाएगा उसको हम इस फॉर्मूला में यूज़ करके AB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे.
सो नाउ इसको सॉल्व करने से हमें AP का लेंथ मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2.4. ओके, AP का लेंथ मिल गया 2.4 सेंटीमीटर. यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देते हैं. लेट अस नॉट मिस ऑन द यूनिट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अब हम फाइंड करेंगे AB. AB इज इक्वल टू AP प्लस PB. लेट अस डू दैट. सो AB is equal to AP plus PB and AP is 2.4 plus PB. PB है 7.2. 7.2 and this is equal to 9.6 centimeter. Therefore, the length of AB is equal to 9.6 centimeter and this is the answer. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज. और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है. और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें. फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड.